जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप मैराथन क्लास आज 10 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2023 में। यह क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1931। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में काफ़ी बार यह पूछा जा चुका है और वनडे एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1929। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 31 दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर अधिवेशन, कहाँ पर यह फहराया गया था? लाहौर अधिवेशन में। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। लाहौर अधिवेशन, यह अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन संपन्न हुआ था और इसमें पारित हुए थे। पारित क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित किया गया था। यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया था। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पूर्ण स्वराज कब घोषित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो वह है लाहौर अधिवेशन में 1929। और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा और कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा झंडा फहराया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रारंभ किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे इम्पॉर्टेंट है। आचार्य विनोबा भावे। यह आंदोलन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ?
1951 में। 1951 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो वह है महानदी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। उड़ीसा में कहाँ पर? तो वह है कटक के पास। महानदी 858 किलोमीटर लंबी है। महानदी जो है यह 858 किलोमीटर लंबी है और यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिन्धवा से निकलकर कहाँ से निकलती है? तो यह जो है सिन्धवा से निकलकर, सिन्धवा कहाँ पर है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिन्धवा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक यानी उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती की बात करते हैं, यह दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं और यह जो है दोनों नदियां पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेतवा नदी मिलती है, यह मिलती है यमुना से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वह है मध्य प्रदेश में, एमपी यानी मध्य प्रदेश, रायसेन जिला। रायसेन जिले से यह उद्गमित होती है। लंबाई की बात करते हैं, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? तो वह 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर यह लंबी है और यह हमीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, हमीरपुर में आकर यमुना से मिल जाती है और यमुना की यह बहुत बड़ी सहायक नदी है। यमुना में कहाँ पर आकर मिलती है? तो वह है हमीरपुर में। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमीरपुर, हमीरपुर कहाँ है? तो यह जो है यूपी में है। बेतवा नदी हमीरपुर यानी उत्तर प्रदेश में आकर यमुना से मिल जाती है और यमुना की अन्य सहायक नदियों की बात करते हैं, इसकी अन्य सहायक नदी, अन्य सहायक नदी जो है वह है केन है, वह चंबल है। दोनों ही नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा भी यमुना नदी की सहायक नदी है और यहाँ से पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आकर मिलती है बेतवा नदी यमुना नदी में? तो वह है हमीरपुर जिला। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 7, 8, 9 या 10? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन कह रहा है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो वह है 9 राज्य जो कि समुद्र के तट पर स्थित हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 9 राज्य। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं और ये राज्य जो हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और भारत में सर्वाधिक समुद्री तटरेखा यानी सीमा वाला जो राज्य है वह है गुजरात। गुजरात जो है यह सबसे ज़्यादा समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य है। और इसकी समुद्री तटरेखा कितनी है? पूरे राज्य की बात करते हैं। यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है समुद्री तटरेखा जो है वह है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह देखिए भारत का मैप है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, कर्क रेखा को भी दर्शाया गया है। पहले बात करते हैं कितने राज्य जो हैं वह समुद्र तटरेखा से लगे हैं। तो वह है 9 राज्य। पहला जो है वह है गुजरात। पहला राज्य जो है गुजरात है। दूसरा राज्य जो है महाराष्ट्र और तीसरा यहाँ पर जो है गोवा है। चौथा जो है कर्नाटक। पांचवी की बात करते हैं तो यहाँ पर केरल। छठवां जो है तमिलनाडु। सातवां आंध्र प्रदेश। आठवां उड़ीसा और नौवां जो है वह है पश्चिम बंगाल। यही 9 राज्य हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो है समुद्र तटरेखा है वह है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की जो है सबसे ज़्यादा समुद्री तटरेखा है। और पूरे समुद्री तटरेखा की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक तो वह है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर है। यह इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। यहाँ पर कर्क रेखा भी दिया गया है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह जो है कर्क रेखा है जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य जो होगा गुजरात, इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान का थोड़ा ही क्षेत्र टच करती है। इसके बाद है मध्य प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। फिर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड। झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद है त्रिपुरा और मिजोरम। यह है कर्क रेखा। यहाँ पर लिखा भी गया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट था 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, चना के खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है साधारणतया ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। यह पाया जाता है तंबाकू के खेत में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तंबाकू के खेत में। वैज्ञानिक भाषा में ओरोबैंकिया, हिंदी में आज्ञा के नाम से जाने वाला यह पारजीवी किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा चना में भी पाया जाता है। चना के अलावा सरसों, टमाटर हो गया, जीरे की फसल को भी यह चौपट कर जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तंबाकू के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है, तो वह है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बासमती भारत की लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है और इसकी वैज्ञानिक नाम जो है वह है ओरैग्या। वैज्ञानिक नाम क्या है बासमती चावल के? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरैज्या, ओरैज्या सैटिवा। यह जो है वैज्ञानिक नाम है और यह अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। भारत चावल की इस किस्म का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है और यह चावल दो प्रकार का होता है। बासमती चावल जो है यह दो प्रकार का होता है। पहला जो है श्वेत होता है और दूसरा जो है भूरा रंग का होता है। दो प्रकार का होता है और इसकी रुपाई हेतु उपयुक्त बीज दर 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना, देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, देश में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, तो वह देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं और यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है और देश में निर्यातों का बढ़ना एवं आयातों का घटना मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस उदाहरण है मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइड का, जैविक कोलाइड का, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ह्यूमस उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है? जैविक कोलाइड का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जैविक कोलाइड किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं और ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप एवं जंतु अपशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है और यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक एवं जीवाणु करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, बिहार झील, पोवई झील, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 में। क्वेश्चन कह रहा है मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो वह है पोवई झील। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पोवई झील मीठी नदी मुंबई में प्रवाहित होती है और इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं 15 किलोमीटर लंबी है। यह नदी जो है 15 किलोमीटर लंबी है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वह राज्य है उड़ीसा राज्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उड़ीसा में जो है कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ पर जो है भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होने वाला राज्य जो है वह है झारखंड। झारखंड है, लेकिन प्रश्न में विकल्पों में झारखंड ना होने के कारण उड़ीसा सही उत्तर होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? बैंक के कार्य में बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, घरेलू बैंकों की विदेशों में गतिविधियाँ, विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? यह है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना प्रतिछाया बैंकिंग कहते हैं। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे इस प्रकार से होते हैं। इसमें पी दर्शाता है व्यक्तिगत को, फर्म को, अविभाजित हिंदू परिवार को, व्यक्तियों का समूह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर कह रहा है पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। पैन के प्रारंभ में या जो है 5 जो होते हैं अंग्रेजी के अक्षर, जैसे यहाँ पर दिया गया है AFZP और के, तो यहाँ पर पूछा है पी दर्शाता है किसको दर्शाता है? या दर्शाता है व्यक्तिगत को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, व्यक्तिगत को दर्शाता है। अस्थायी खाता संख्या या पैन भारत में 10 अंक की वर्णात्मक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा लिमिटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है और पैन के प्रारंभ में दिए गए 5 अंग्रेजी अक्षरों में पी अक्षर व्यक्तिगत को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ऑक्सीटोसिन, क्रिएटिन, वैसोप्रेसिन, ट्रिप्सिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो है सामान्य विज्ञान से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो वह है क्रिएटिन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्रिएटिन। मानव के बाल एवं नख में क्रिएटिन नामक प्रोटीन विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? बोल्बिया व रेड लैगून, डोमिनिका की वायलिंग झील, चीन का 5 फ्लावर झील, क्रोएशिया की प्लेटिवस झील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से है और स्टैटिक जीके से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सभी क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रुसेना की प्लेटविस झील। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्रुसेना की प्लेटविस झील राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा सन 1979 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1979 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? माया, एज़टेक, मुइस्का इंका, माया, मुइस्का इंका, एज़टेक, मुइस्का, माया इंका, एज़टेक, माया, मुइस्का इंका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो वह है एज़टेक, माया, मुइस्का इंका। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछा है कौन सा सही सुमेलन नहीं है? कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस तरफ दिया गया है शासक, शासन दिया गया है, और इस तरफ जो है मुद्रा दिया गया है। कौन सा सही सुमेलन नहीं है? कुषाण के शासनकाल में स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के प्रचलित थे, तो यह बात जो है सही है। और गुप्त के शासनकाल में स्वर्ण एवं रजत सिक्के प्रचलित में थे, यह भी सही है। सातवाहन शासनकाल में स्वर्ण सिक्के थे, तो यह बात जो है गलत है। और कुलचुरी शासनकाल में स्वर्ण रजत एवं ताम्र सिक्के थे, यह भी सही है। पूछा है कौन सही नहीं है, सुमेलित सही नहीं है, तो वह है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सातवाहन स्वर्ण। यह बात गलत है। सातवाहन के समय में जो सिक्के चला करते थे वह है चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। इसके अलावा तांबा के सिक्के, तांबा का सिक्के और शीशा, शीशा के भी सिक्के चला करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं या दिल्ली? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में शासन की राजधानी थी? तो वह है दिल्ली। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दिल्ली। यहाँ पर दिया गया लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। यह किसके समय में थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सल्तनत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, किंतु ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल, भीमादुत्ती। कौन सा ऑप्शन राइट है?
यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन जो 2018 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो वह है जयचंद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जयचंद। मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध कब हुआ था यही जान लेते हैं। यह जो है 1194 में हुआ था। 1194 में गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था और जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जिसके दरबार में संस्कृत के महान विद्वान श्री हर्ष रहते थे। इसके शासनकाल में महान विद्वान जो थे वह श्री हर्ष रहते थे, जिन्होंने नैषध चरित नामक ग्रंथ लिखा था। इनका पुस्तक है नैषध चरित। इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जयचंद। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।